जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए 8 मई के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम का एनालिसिस। साथ ही इस एग्ज़ाम एनालिसिस में हम लगभग 50 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे साथ ही किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में हमसे पूछे जा सकते हैं। याद रखेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 चल रहा है। आज है 8 मई। इसी श्रृंखला में हम देखने वाले हैं 8 मई की सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम का एनालिसिस। इसमें साथ ही कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, याद रखेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा साथी, कोई काम कितना कठोर क्यों ना हो, कोई काम कितना कठोर क्यों ना हो, जिद दृढ़ विश्वास से जरूर पूरा किया जा सकता है। याद रखेंगे यदि आपने जिद और दृढ़ विश्वास अपने आप में रखा है तो याद रखेंगे कोई भी काम क्यों जो आपको कठोर लग रहा है, पहाड़ की तरह लग रहा है, वो आपके जिद और दृढ़ विश्वास के सामने जरूर उसको झुकना होगा, यानी कि वो काम छोटा हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप में जिद, जुनून, पागलपन और दृढ़ विश्वास जरूर बनाकर रखना है ताकि आपको सफलता यानी कि मंजिल मिल सके। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। माफ़ी चाहेंगे साथी, आज आपकी क्लास लेट हो चुकी है क्योंकि आवश्यक कारणों के चलते हम रूम पर अपने लेट पहुंचे थे। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों द्वारा आयोजित किया गया था, यानी कि याद रखेंगे मुगलों द्वारा नियोजित किया गया था या फिर बसाया गया था। ठीक है, नियोजित किया गया था, नियोजित या फिर बसाया गया था, इस तरह से याद रखेंगे। तो बात करेंगे उसमें आपको ऑप्शन दिया गया था साथी फतेहपुर सीकरी। क्या ऑप्शन मिला था आपको? ऑप्शन दिया गया था उसमें फतेहपुर सीकरी। तो याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था साथी? मुगलों ने बसाया था। और मुगलों में कौन था? तो याद रखेंगे 1569 में शासनकाल था बादशाह अकबर का। किसका? बादशाह अकबर का शासनकाल था। इसी समय अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। सर कब की गई थी? तो 1569 में। इसके अलावा अकबर ने यहीं पर यानी कि फतेहपुर सीकरी में 1571 में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण भी हुआ था। सर याद रखेंगे 1571 में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। कब किया था? तो याद रखेंगे 1571 में। क्यों किया था ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो याद रखेंगे गुजरात की जो विजय थी साथी, इसकी सबसे तीव्रगामी विजय थी, यानी कि गुजरात अभियान इसने बहुत जल्दी करके लौटा था और इसी की खुशी में यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया था? 1571 में साथी बुलंद दरवाजा बनवाया था। याद रखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है ये, जो कि 1571 में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। बात करेंगे साथी फतेहपुर सीकरी में, तो ये आगरा के समीप एक शहर है। किसके समीप? याद रखेंगे आगरा के समीप एक शहर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साथी झारखंड में फसल की बुआई के समय कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखेंगे झारखंड की बात करेंगे, जब फसल की बुआई होती है तो इस समय यहाँ के लोग क्या मनाते हैं? सरहुल त्यौहार। क्या मनाते हैं साथी? त्यौहार सरहुल मनाते हैं। याद रखेंगे यहाँ पर त्यौहार गलत है, त्यौहार इस तरह से लिखा जाता है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो बात करी जाए सरहुल त्यौहार की, जो कि झारखंड का एक प्रमुख फसल का त्यौहार है। सर इसको क्या करते हैं ये लोग? आसमान की ओर देखते हैं, जब बादल दिखाई देते हैं तो पानी की भविष्यवाणी करते हैं और खेत की बुवाई शुरू कर देते हैं। साथ ही याद रखेंगे पानी की भविष्यवाणी करते हुए किसान यहाँ के खेत की बुवाई शुरू कर देते हैं और इसी क्रम में इस बुवाई के दौरान ये क्या मनाते हैं? सरहुल त्यौहार मनाते हैं। हमने आपको पिछली बार भी बताया था साथी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि किसानों का देश है। तो यहाँ पर जितने भी त्यौहार होते हैं मोस्टली आपके कृषि से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था रानी की वाव। रानी की वाव किस नदी पर बनाई गई है? इस तरह से क्वेश्चन आया था कि रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है या किस नदी के तट पर बनाई गई है। तो बात करेंगे रानी की वाव में। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है सर ये कहाँ पर स्थित है? तो इसके बारे में याद रखेंगे ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर साथी? गुजरात राज्य में। और नदी के बारे में बात करें साथी तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। क्या हो जाएगा? गुजरात में एक नदी है सरस्वती नदी, इसी के तट पर इसको बनाया गया था। किसको? रानी की वाव को। याद रखेंगे जो कि गुजरात की एक प्रसिद्ध बावड़ी है। सर बावड़ी क्या होता है? तो ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ी लगाई जाती है, उसी के तहत यहाँ के लोग क्या करते थे? सीढ़ियों के द्वारा जाते हैं और कुएं में पानी भर के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे उसको बावड़ी कहते हैं, सीढ़ीदार कुआं। इसी का नाम है रानी की वाव, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। सर गुजरात में कहाँ पर स्थित है? तो याद रख लेंगे भावनगर में स्थित है। कहाँ पर? भावनगर में। ठीक है, और रानी की वाव से क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के द्वारा हाल ही में जो नया 100 का नोट जारी किया गया है, इस नोट पर जो पीछे का जो हिस्सा है उसमें क्या बनाया गया है साथी? रानी वाव का चित्रण बनाया गया है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे।
तो रानी की वाव से कितने क्वेश्चन बने? पहला तो गुजरात राज्य में स्थित है, आपके भावनगर में स्थित है। इसके अलावा सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा वाव क्या होता है या बावड़ी क्या होता है? तो सीढ़ीदार कुआं होता है तथा आरबीआई के द्वारा 100 रुपये के नोट पर इसका चित्रण मिलता है। ठीक है साथी, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन आया था सर तत्वबोधिनी सभा के बारे में। तो याद रखेंगे सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया था? तो आप लोग याद रख लेंगे देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। किसने? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। साथ ही इनको देवेंद्र नाथ टैगोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में ठाकुर को टैगोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठाकुर को टैगोर कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। इसी कारण ये पश्चिम बंगाल के थे, तो इनको देवेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर आपने सुना होगा। ठीक है, तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी साथ ही 1839 में। कब की गई थी? 1839 में इनके द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना होती है। सर तत्वबोधिनी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे धार्मिक विषयों पर चिंतन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था साथी? धार्मिक विषयों पर चिंतन करना था। इसके अलावा जो धार्मिक ग्रंथ होते थे उनको पढ़ना था, उनका सार निकालना था। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे क्वेश्चन और बन सकता है कि तत्वबोधिनी सभा का एक अन्य नाम क्या था? तो याद रखेंगे इसका एक अन्य नाम था तत्वरंजनी सभा। क्या था? याद रखेंगे तत्वरंजनी सभा इसका एक अन्य नाम था। यह भी याद रख लेंगे तत्वबोधिनी सभा की, जिसकी स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। साथ ही ये क्यों हुई थी? तो याद रखेंगे जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है 1833 में, तो कुछ लोग टूटकर अलग हो जाते हैं ब्रह्म समाज से। जब ब्रह्म समाज से टूटकर अलग हो जाते हैं साथी, तो इन्हीं कुछ लोगों के द्वारा क्या क्या बनाया जाता है? तो तत्वबोधिनी सभा बनाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी सभा? सर तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बात करेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खां के बारे में, तो याद रखेंगे आप लोग ये भारत के एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। क्या है? भारत के एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। कौन है साथी? तो आप लोग याद रख लेंगे ये भारत के एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। इसके अलावा बात करेंगे इनके घराने के बारे में, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखेंगे ये मेहर घराने से संबंधित है। कौन सा घराना साथी? उस्ताद अलाउद्दीन खां जो कि सरोद बजाते थे, ये मेहर घराने से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे जो मेहर घराना है इसकी जो नींव रखी थी वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां के द्वारा ही रखी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। सरोद एक आपका शास्त्रीय वाद्य यंत्र होता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मेहर घराने से संबंधित है उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन आया था, आप लोग याद रखेंगे रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। तो बात करेंगे साथी रोजर फेडरर के बारे में, तो ये याद रखेंगे मशहूर टेनिस खिलाड़ी है। कौन से? मशहूर टेनिस के एक मशहूर खिलाड़ी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है रोजर फेडरर। ये मशहूर टेनिस के खिलाड़ी हैं और सर किस देश के हैं? तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड के। किस देश के? स्विट्जरलैंड के। साथ ही ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा 20 ग्रैंड स्लैम जीते गए थे। कितने? 20 ग्रैंड स्लैम जिनके द्वारा जीते गए थे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब किसके नाम है वर्तमान में? दो व्यक्ति हैं शामिल रूप से, यानी कि संयुक्त रूप से। ठीक है, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे इनके बारे में, रोजर फेडरर के बारे में, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। इसके अलावा याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में जो रोजर फेडरर है साथी, इनके नाम के सिक्के चलाए जाते हैं। कहा गया है कि साथी इतना नाम कमाइए कि आपका नाम किसके नाम से जाना जाए। आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है तो आप कह दें कि हमारे जाके देश के सिक्कों में देख लीजिए। तो वही कहानी है रोजर फेडरर की, जिनके द्वारा इतने खिताब जीते गए। ये इतने महान खिलाड़ी थे टेनिस के, 20 खिताब जीते थे इनके द्वारा। और इसी खुशी में जो स्विट्जरलैंड सरकार थी उनके द्वारा इनके नाम के सिक्के चलवाए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे किस खेल से है? टेनिस खेल से। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में छाप के बताया क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक तो राफेल नडाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राफेल नडाल। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच। कौन हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। स्पेन के हैं राफेल नडाल, जबकि सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। याद रखेंगे ये लोग टेनिस खेलते हैं। इन लोगों ने संयुक्त रूप से 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ये अच्छे से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बात करेंगे बीसीसीआई की स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना 1928 में होती है। सर कब होती है? तो 1928 में इसकी स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो ग्रैंट गोवान थे। कौन थे? ग्रैंट गोवान इसके पहले अध्यक्ष थे। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी कि जो बीसीसीआई है साथी आपका, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इसका काम क्या है? तो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा भारत में क्रिकेट से संबंधित एक बोर्ड है, इसको हमने बताया। बात की जाए इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे रोजर बिन्नी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। रोजर बिन्नी वर्तमान में इसके क्या है? अध्यक्ष हैं।
रॉजर बिन्नी के बारे में याद रखेंगे, स्टुअर्ट बिन्नी के पिता हैं। और 1883 में जो 1983 में जो भारत ने विश्व कप जीता था, रॉजर बिन्नी उसके क्या थे, सदस्य खिलाड़ी थे। ठीक है, इनके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। 36वें क्रम के हैं, कौन से क्रम के हैं साथी, 36वें क्रम के ये अध्यक्ष हैं, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था नवरेह त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। बात करेंगे नवरेह त्यौहार के बारे में। तो नवरेह त्यौहार जो है साथी ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है नवरेह त्यौहार। इसके अलावा बात करेंगे नवरोज की, तो नवरोज के बारे में आप लोग याद रख लेंगे साथी, ये एक पारसी धर्म से संबंधित त्यौहार है। कौन सा, नवरोज जो त्यौहार है, ये देखो दोनों क्लोज आंसर लगते हैं, एक नवरोज है एक नवरेह है। ठीक है, या में इसमें हा है पीछे और इसमें जा है, तो नवरेह और नवरोज में अंतर याद रखेंगे। नवरेह तो जम्मू कश्मीर तथा नवरोज पारसी धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कितने जिलों में भाग लिया है, यानी कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला है ये कितने जिलों में आयोजित किया गया है, या इसमें कितने जिलों ने भाग लिया है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो आप लोग याद रखेंगे जो प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला है, कौन सा, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला, इसके बारे में बात की जाए साथी तो ये स्किल इंडिया मिशन के तहत शुरू किया गया है। किसके तहत साथी, जो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी 2015 में, 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत होती है, याद रखेंगे। और इसी मिशन के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है, किसका, तो प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला। ठीक है, याद रखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला। इसमें क्या होता है साथी, जो IIT पॉलीटेक्निक वाले जो विद्यार्थी होते हैं इनको रोजगार दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, ITI है, पॉलीटेक्निक है, ये जो भी संस्थाएं होती हैं इनमें प्राइवेट क्षेत्र में जो अप्रेंटिस के विद्यार्थी होते हैं उनको रोजगार दिया जाता है। इसका आयोजन किसके तहत किया जा रहा है, तो स्किल इंडिया मिशन के तहत। क्वेश्चन पूछ सकता है साथी स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। सर क्वेश्चन में याद रखेंगे 200 से अधिक जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है साथी, 200 से अधिक जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1900, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है, माफी चाहेंगे। वर्ष 1905 में हुए बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण क्या था। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि बंगाल 1905 में जो विभाजन हुआ था इसका प्रमुख कारण क्या था। तो कई विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान का जो कारण था इसलिए हिंदू मुसलमानों को अलग कर दिया था, ऐसा नहीं था साथी, इसमें ऐसा नहीं था। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसलिए इसको चलाने में क्या हो रहा है, प्रशासनिक असुविधा हो रही है। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमको प्रशासनिक असुविधा हो रही है, क्योंकि जो वर्तमान में इंग्लैंड है साथी, इंग्लैंड का जो संयुक्त रूप है ब्रिटेन, इस ब्रिटेन का हिस्सा पूरा निकाल दिया जाए तो आपका बंगाल बनता था। क्योंकि उस समय बंगाल में आपका देखो कौन कौन से राज्य शामिल थे, उड़ीसा था, झारखंड था, बंगाल था, बांग्लादेश था, ये सारे के सारे बहुत बड़ा क्षेत्र था। इस कारण जो लॉर्ड कर्जन था उसके द्वारा कहा गया था, वायसराय कर्जन के द्वारा, कि बंगाल का विभाजन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक असुविधाएं हो रही हैं, यानी कि जो हम सुविधाएं पहुँचाते हैं वो जनता तक नहीं पहुँच पाती, ऐसा इसका कहना था। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा जब बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 20 जुलाई को, तो यहाँ पर 7 अगस्त 1905 को, कब, माफी चाहेंगे यहाँ पर भी मिस टाइपिंग है, 7 अगस्त 1905 को याद रखेंगे एक स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। कौन सा आंदोलन साथी, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में। और याद रखेंगे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दौरान 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन ही मनाया था। सर क्वेश्चन बनना चाहिए कि 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया गया था रक्षाबंधन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो याद रखेंगे कर्जन ने 16 अक्टूबर ही इसकी क्या रखी थी, डेट रखी थी बंगाल विभाजन की। और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गाना गाया था इस दौरान, अमार सोनार बांग्ला, यानी कि मेरा सोने सा बंगाल, इस तरह से गाना गाया था, जो कि आज वर्तमान में बंगाल का राष्ट्रीय गान है, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, इसको गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और गाया था। ठीक है, और 16 अक्टूबर को क्या मनाया था, रक्षाबंधन मनाया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है I2U2 संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इस तरह से क्वेश्चन आया था साथी, I2U2 संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो बात करेंगे I2U2 के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी साथी अक्टूबर 2021 को इसकी स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। I2U2 का मतलब क्या है, 2 I और 2 U, जिसमें एक आपका इंडिया हो जाता है, इंडिया, इसके अलावा दूसरा क्या हो जाता है, इजराइल हो जाता है। क्या हो जाता है, इजराइल हो जाता है। तीसरा UAE हो जाता है, UAE, और चौथा हो जाता है USA। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंडिया, इजराइल, UAE, USA, इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से, देखो यहाँ पर लिखा है, इंडिया, इजराइल के अलावा UAE और USA, ये 4 देश शामिल हैं। किसमें, I2U2 में। ये एक प्रकार से संगठन है, इसमें 4 देश शामिल हैं। और साथ ही इसको हम लोग वेस्टर्न क्वाड कहते हैं, यानी कि पश्चिमी एशिया का क्वाड कहा जाता है।
जिस प्रकार इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा क्वाड का गठन किया गया है, उसी प्रकार पश्चिमी क्वाड कहा जाता है I2U2 को, क्योंकि इसमें इंडिया और साथ ही में आपके अमेरिका शामिल है और इसके साथ इजराइल और UAE भी शामिल है। तो याद रखेंगे पश्चिमी क्वाड कहा जाता है। और इसकी पहली बैठक भी कब हुई थी? तो अक्टूबर 2021 में हुई थी। इसी दौरान इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है साथी, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हुएनसांग किस पल्लव राजा के समय कांचीपुरम का भ्रमण किया था? देखो आप सभी को पता होगा कि हुएनसांग ने क्या किया था साथी? हुएनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। किसके समय? हर्षवर्धन के समय। तो इसके अलावा क्वेश्चन ये तो आपका हो गया बहुत आसान सा, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए अब की बार उसने टब बनाया और क्या पूछा है? हुएनसांग ने जब कांचीपुरम की यात्रा की तो उस समय पल्लव राजा कौन था? इस तरह से क्वेश्चन पूछा। तो बात करेंगे जब कांचीपुरम की हुएनसांग के द्वारा यात्रा की गई तो इस समय पल्लव वंश का राजा था नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट इस समय राजा था। ठीक है, याद रखेंगे नरसिंह वर्मन फर्स्ट इस समय राजा हुआ करता था पल्लव वंश का। ठीक है सर, इसकी यात्रा क्यों की थी? क्योंकि चीन में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ करता था, तो चीन का बौद्ध धर्म और भारत के बौद्ध धर्म को समझने के लिए हुएनसांग भारत आया था, यहाँ की शिक्षा ली, यहाँ का ट्रांसलेटर किया और इसके अलावा यात्रा वृत्तांत लिखे। तो कांचीपुरम उस समय क्या हुआ करता था? बौद्ध धर्म के लिए एक प्रसिद्ध गढ़ था। कांचीपुरम बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध गढ़ था। इसी कारण हुएनसांग ने पल्लव वंश के जो राजधानी थी कांचीपुरम, यहाँ पर भ्रमण किया था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो राजा कौन था? नरसिंहवर्मन प्रथम था। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह किस चैनल के तहत अलग होते हैं? साथी ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था, कल करवाया था ना, आपके लिए ये क्वेश्चन करवाया था, इसलिए मैं कहता हूँ ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इसलिए दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करेंगे ताकि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसको शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए ये क्लास फायदेमंद साबित हो सकती है। तो हमने कल आपको करवाया था कि जो छोटा अंडमान है और कार निकोबार है द्वीप समूह, इसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कुछ इस तरह से हमने आपको मैप भी बनवाया था यहाँ पर इस तरह से, जिसमें छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल तथा कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच आपका 9 डिग्री चैनल और मिनिकॉय तथा मालदीव के बीच आपका 8 डिग्री चैनल था। इस तरह से हमने बनवाया था आपके लिए। तो याद रखेंगे छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल और इसकी चौड़ाई 155 किलोमीटर है, ये भी याद रखेंगे। 8 डिग्री चैनल की बात की जाए तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य हो जाएगा तथा 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और कावारत्ती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है इसके मध्य हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक बार फिर से पूछा जाने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो बात करेंगे गेहूं के उत्पादन की जो सर्वोत्तम मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी होती है, जिसे हम बलुई या भारी चिकनी मिट्टी कहते हैं। याद रखेंगे बलुई या भारी चिकनी मिट्टी। तो आप लोग याद रख लेंगे कौन सी मिट्टी साथी? दोमट मिट्टी में जो गेहूं की सभी प्रकार की किस्में होती हैं, गेहूं की जो जितनी भी किस्में होती हैं वो आपकी दोमट मिट्टी में उग सकती हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोमट मिट्टी गेहूं की फसलों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, किस्मों के लिए। ठीक है, इसके अलावा कपास के बारे में बात करें हम साथी तो कपास में काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? क्वेश्चन आया था कि भारत में जो जनगणना होती है साथी ये कितने वर्षों में की जाती है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था कल, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो बात की जाए भारत की जनगणना के बारे में, प्रति 10 वर्ष के अंतराल में ये जनगणना की जाती है। कितने वर्षों के अंतराल में? 10 वर्षों के अंतराल में। ठीक है, जैसे आपकी 2011 में हुई थी, 2011 में, कोरोना के चलते 2021 में नहीं हो पाई। ठीक है, हालांकि इसका रिजल्ट 23 में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसके अलावा जब ये अगली जनगणना होगी तो वो 2031 में अपने समय पर होगी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। पहले 2011 के पहले कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। इस प्रकार से 10 साल का ये क्रम होता है। इस जनगणना को कहते हैं साथी वैज्ञानिक आधार की जनगणना। कैसी कहते हैं? वैज्ञानिक आधार की जनगणना कहते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो सर बात की जाए 10 वर्ष के अंतराल में, सर क्वेश्चन बनता है पहली बार कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहली जनगणना 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके? याद रखेंगे मेयो के शासनकाल में। किसके? तो इसको याद रख लेंगे मेयो के शासनकाल में। ठीक है, इसके अलावा वैज्ञानिक आधार की जनगणना की बात की जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ये भी याद रखेंगे, हमने कल आपको करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर था? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार राज्य में था, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, यूटी कौन सी हो जाएगी? आपकी दिल्ली हो जाएगी तथा स्टेट कौन सा हो जाएगा? आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो साथी बैडमिंटन कोर्ट में आपसे मिक्स या तो डबल में पूछा गया होगा या सिंगल में। अगर डबल की बात की जाए तो इसका अनुपात हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा साथी? 44 44 अनुपात 20। इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो 5
इधर 11, ठीक है। तो 11:5 इसका राइट आंसर होगा अगर डबल्स की बात की जाएगी। यदि सिंगल्स की बात करें तो 44:17 यही इसका अनुपात होगा। क्या होगा? 44:17 इसका अनुपात होगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है राउत नाचा लोक नृत्य किस राज्य में संबंधित है। तो बात करेंगे राउत नाचा के बारे में साथी। राउत नाचा लोक नृत्य एक प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का है? तो सर छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसको याद रखेंगे। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आदिवासी समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नृत्य हैं साथी? पंडवानी लोक नृत्य है, चंदेनी लोक नृत्य है, ढोला मारू लोक नृत्य है, गौर नृत्य है। इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा एक और याद रखेंगे मड़ई नृत्य, सैया के साथ है मड़ैया में, ठीक है। इससे याद रख लेंगे मड़ई नृत्य आपका कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये भी छत्तीसगढ़ में होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके अलावा एक और याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में हरेली भी होता है। कौन सा? हरेली त्यौहार होता है, ये इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हमने क्या देखा? राउत नाचा लोक नृत्य, पंडवाली लोक नृत्य, चंदेनी लोक नृत्य, ढोला मारू लोक नृत्य और गौर नृत्य तथा मड़ई नृत्य, और इसके अलावा एक त्यौहार हरेली त्यौहार। ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं साथी? छत्तीसगढ़ में होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। साथी जब निमोनिया रोग हो जाता है तो क्या होता है? फुफ्फुस धमनियां काम करना बंद कर देती हैं, यानी कि सीधा इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है? लंग्स पर पड़ता है। किस पर? लंग्स पर, यानी कि फेफड़ों पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फेफड़ों में सूजन आ जाती है इस कारण जब निमोनिया हो जाता है आपको, ठीक है। और ये याद रखेंगे निमोनिया कैसा रोग है? तो जीवाणु से होने वाला रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा? निमोनिया। और याद रखेंगे निमोनिया के लिए एक हाल ही में वैक्सीन बनाई गई थी 2020 में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? जिसने अभी हाल ही में कोरोना की वैक्सीन बनाई थी उसी के दौरान साथी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो आपकी संस्थान है, इसके द्वारा 2020 में इसके लिए किसके लिए? निमोनिया के एक वैक्सीन बनाई गई थी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। निमोनिया का टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि 2020 में हुआ था, ठीक है। ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लंग्स को प्रभावित करता है और जीवाणु से होने वाला रोग है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 2022 तक किस देश ने सर्वाधिक ऑस्कर के खिताब जीते हैं। तो बात करेंगे सर्वाधिक ऑस्कर के मामले में सर्वाधिक किसने जीते हैं साथी? ये आपके जीते हैं इटली के द्वारा। किसके द्वारा? इटली के द्वारा। इटली ने अब तक साथी विदेशी फिल्मों के जो रिकॉर्ड की बात की जाए तो इसमें 11 ऑस्कर जीत चुकी है इटली। कितने साथी? 11 ऑस्कर खिताब इटली जीत चुका है, याद रखेंगे। इसके अलावा फ्रांस का नंबर आता है, फ्रांस के अलावा फिर आता है जापान का नंबर, ठीक है। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। फ्रांस, जापान और इटली। इटली पहले पर है, फ्रांस ने 4 जीते हैं और जापान ने 3 जीते हैं। इस तरह से ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ऑस्कर जीतने वाली अगर भारतीय महिला की बात की जाए साथी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भानु अथैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानु अथैया। इनके बारे में याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है भानु अथैया के बारे में। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ऑस्कर जीता था। किसके लिए जीता था? तो साथी गांधी फिल्म जो आई थी गांधी जी के ऊपर, उसमें इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम किया था। किसका? कॉस्ट्यूम डिजाइन का। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें क्या मिला था? ऑस्कर मिला था, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रीडम ऑफ एग्जाइल या फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक के लेखक कौन है। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। फ्रीडम ऑफ एग्जाइल पुस्तक की बात की जाए तो विश्व के जो 14वें दलाई लामा है, कौन से? दलाई लामा। तो इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा, ठीक है। इनका अलग नाम है हालांकि, लेकिन इनको दलाई लामा एक उपाधि है, यानी कि पद है। तो दलाई लामा के द्वारा फ्रीडम ऑफ एग्जाइल पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा दलाई लामा ने एक और पुस्तक लिखी है जिसे कहते हैं एंशिएंट विजडम मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि पुरानी सोच और नया जमाना। इस तरह से क्वेश्चन इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है एंशिएंट विजडम और मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी पुस्तक है, तो आपकी हो जाएगी दलाई लामा की, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भगत सिंह के द्वारा असेंबली में बम कांड की घटना कब हुई थी? यह बम कब फेंका गया था? तो याद रखेंगे 8 अप्रैल 1929 ये घटना थी साथी। 8 अप्रैल 1929 की भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों के तीनों शेरों ने क्या किया था? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्या किया था? इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया था। दिल्ली में घटना हुई थी, सेंट्रल असेंबली की घटना थी। इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के द्वारा क्या फेंक दिया? बम फेंक दिया, ठीक है। और इन्हीं तीनों वीर क्रांतिकारियों को क्या मिला था साथी? तो आगे चल करके 23 मार्च 1931 को ये दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस दिन भारत के 3 युवा शेरों ने क्या किया था? अपनी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे, यानी कि अपनी जान कुर्बान कर दी थी वतन के नाम पर। तो भगत सिंह के द्वारा असेंबली बम कांड कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथी अगला प्रश्न कह रहा है ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बात करेंगे ब्लैक बक नेशनल पार्क के बारे में साथी, तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक ब्लैक बक नेशनल पार्क, एक ब्लैक वैली सफारी, ठीक है। ब्लैक बक वैली सफारी ये दोनों अलग अलग हैं। यदि बात करेगा हमसे नेशनल पार्क के बारे में साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात,
ठीक है, गुजरात में स्थित है ब्लैक बक नेशनल पार्क। इसके अलावा याद रखेंगे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काले हिरण के लिए। किसके लिए, ब्लैक डियर के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है ब्लैक बक वैली सफारी। कौन सी, ब्लैक बक वैली सफारी की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखेंगे। ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि गुजरात में स्थित है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ब्लैक बक सफारी आपकी हो जाएगी सोनभद्र में। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। क्या कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 1966 कब हुई थी साथी, 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। इसको याद रखेंगे। सर कब हुई थी, तो 69वें संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत, 69वें संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ये भी याद रखेंगे। और हाईकोर्ट की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हो चुकी थी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो दिल्ली एक अलग से आपकी यूटी है, इसको भी याद रखेंगे। यहाँ के सीएम कौन है, तो अरविंद केजरीवाल है। कौन है, अरविंद केजरीवाल है। और यहाँ पर एलएस की 70 सीटें हैं। कितनी है, 70 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। देखो यहाँ पर 2 विश्व कप पूछे जाते हैं, एक वुमेन वर्ल्ड कप 2022, एक 2023। तो इसके बारे में बात करेंगे। वुमेन वर्ल्ड कप 2022 यानी कि विश्व कप जो 2022 था महिलाओं का, इसका आयोजन हुआ था साथी न्यूजीलैंड में। 22 का पूछेगा तो न्यूजीलैंड आंसर हो जाएगा। उसका खिताब के बारे में पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर इसका खिताब जीता था। जबकि याद रखेंगे महिला T20 विश्व कप जो 2023 हुआ था, अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर साथी, दक्षिण अफ्रीका। और इस अफ्रीका के जो विश्व कप का खिताब था किसने जीता था, ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, और किसे हराया था, तो दक्षिण अफ्रीका को हराया था। यहाँ पर हुआ था ओडीआई वाला। कौन सा, ओडीआई वाला 2022 में हुआ था, जबकि T20 वाला 2023 में हुआ था। दोनों के दोनों खिताब आपके एक बार इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता, जबकि अगली बार दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, तो दोनों के दोनों खिताब किसने जीते थे, ऑस्ट्रेलिया ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है। तो बात करेंगे पंडित भीमसेन जोशी के बारे में। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखेंगे कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ पर साथी, कर्नाटक राज्य से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, सर किस घराने से संबंधित है, किस घराने से है। तो याद रखेंगे पंडित भीमसेन जोशी आपके किराना घराने से संबंधित है, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, इसका किराना घराना है। इसी किराने घराने से संबंधित है आपके कौन, पंडित भीमसेन जोशी। और इनका कार्य क्या था, तो ये एक ख्याल होता है कोई संगीत में, उसी ख्याल को पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए, ख्याल को पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध थे पंडित भीमसेन जोशी। और वर्ष 2008 में, ये याद रखेंगे साथी, वर्ष 2008 में इन्हें क्या दिया गया था साथी, भारत रत्न दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण आए हुए प्रश्न जो कि टाइप नहीं हो पाए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कैप्टन कूल के नाम से किसे जानते हैं। एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कैप्टन कूल के नाम से किसे जानते हैं। तो याद रखेंगे कैप्टन कूल के सभी को पता होगा, MSD को। किसको, MSD को जानते हैं, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, याद रखेंगे MSD को जानते हैं कैप्टन कूल के नाम से। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया था कि जो RS है, RS का मतलब राज्यसभा, राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है। यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो इसकी आयु कितनी होगी। तो याद रखेंगे राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए आयु होती है कितनी, 30 वर्ष। जबकि लोकसभा की सदस्य बनने के लिए आयु होती है 25 वर्ष। कितनी, 25 वर्ष। और इसके अलावा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के लिए कितनी होगी, 35 वर्ष होगी। या फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट होगा तो भी 35 वर्ष होगी। जबकि आपका जो राज्यपाल होगा उसके लिए भी 35 वर्ष होगी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे एक क्वेश्चन आया था आपका, कौन सा था, उसमें था सती प्रथा को पूर्ण रूप से कब बैन किया गया। सती प्रथा पूर्ण रूप से भारत में कब बैन हुई, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे पहली बात तो याद रखेंगे 1829 में ये बैन हो गई थी बंगाल में। कहाँ पर साथी, बंगाल में, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इसके बाद इसी के लगे हाथ 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, किसने, विलियम बेंटिक ने क्या किया साथी, पूरे भारत में इसको आर्टिकल जो 17A था, 1833 का अधिनियम का जो आर्टिकल 17A था, इसी के तहत 1833 में इन्होंने पूर्ण रूप से सती प्रथा को बैन कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रख लेंगे। कौन सा, सती प्रथा 1829 में बंगाल में बैन हुई थी, जबकि 1833 में पूरे भारत में बैन हुई थी। इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसको देख लेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया था साथी, केलुचरण महापात्रा, किसके बारे में, केलुचरण महापात्र पूछेगा, किस आपके डांस से संबंधित है। तो साथी ये हो जाएंगे ओडिसी से, किससे, ओडिसी संबंधित हो जाएंगे। इसको अच्छे से याद रखेंगे। जबकि जो श्रीमंत शंकर देव हैं
जो श्रीमंत शंकरदेव हैं साथी, ये आपके हो जाएंगे सत्रिया से। किससे? सत्रिया से। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, सत्रिया से श्रीमंत शंकरदेव। जबकि केलुचरण महापात्रा शब्द आएगा तो उड़ीसा इसको आंसर लगाना होगा, ठीक है। इसके अलावा साथी एक क्वेश्चन और पूछा गया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो आप देख लेंगे उनमें कौन सा क्वेश्चन था, या तो आर्टिकल 25 होगा, धार्मिक स्वतंत्रता था, या आर्टिकल 26 होगा, ठीक है। इसके तहत क्या होता था, जो धार्मिक संस्थान होते हैं उनके पास संपत्ति रखने का अधिकार होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया होगा, या तो 27 आया होगा, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है। इस तरह से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा साथ ही एक क्वेश्चन और आया था स्टैंड अप योजना के बारे में। किसके बारे में? स्टैंड अप योजना के बारे में। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। स्टैंड अप योजना कहाँ पर हुई थी, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। स्टैंड अप योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे स्टैंड अप योजना के बारे में, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी आप देख लेंगे, या तो 2015 इसका आंसर होगा, या 2016। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग इसको देख के आंसर लगा लेंगे, ठीक है। स्टैंड अप योजना, ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, यदि आपको एनालिसिस पसंद आया है तो साथी बहुत मेहनत लगती है यार, एक बार से लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतने लेट सेशन लेकर आ रहे हैं, एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए GS Hub by DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल, अब कोशिश करेंगे टाइम से क्लास हो, ठीक है। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल। जय हिंद।